नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी में आज बात करेंगे आरबीआई के उस फैसले की जिसका इंतजार तो नहीं लेकिन जिसे लेकर धड़कनें तेज थी। एक फैसला जो आपके सपनों के घर से लेकर गाड़ी की किश्तों और पढ़ाई के लोन तक पर बड़ा असर डाल सकता था। एक ऐसा फैसला जिसने बढ़ती महंगाई को तो ठेंगा दिखा दिया, लेकिन दुनिया भर में बढ़ती ब्याज दरों के बीच हमारे आपके लिए कई चुनौतियों को दावत भी दी है। आज आरबीआई मॉनेटरी कमेटी की बैठक थी। बैठक में क्या हुआ, उसका आपके हमारे खर्चों, बचत और बैंक बैलेंस पर क्या असर होगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी आज की आरबीआई की बैठक से ही जुड़ी है। आप एटीएम कार्ड के खोने, चोरी होने या ठगी का शिकार होने को लेकर परेशान रहते हैं। अब जल्द ही आप बिना एटीएम कार्ड के भी किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा सभी बैंक्स में दी जाएगी। यूपीआई बेस्ड कस्टमर ऑथराइजेशन और बैंकिंग नेटवर्क की मदद से इस सुविधा का विस्तार इस तरीके से किया जाएगा कि सभी बैंक्स और उनके एटीएम इसकी जद में आ जाए। अभी तक सिर्फ कुछ बैंकों में ही चुनिंदा सेंटर्स पर बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा है। आरबीआई की इस मुहिम का मकसद आपको न केवल कार्ड लेकर चलने और उसे सुरक्षित रखने की चिंता से मुक्त करना है, बल्कि कार्ड क्लोनिंग, स्कीमिंग और कई दूसरे तरह के फ्रॉड्स की आशंका भी खत्म करना है। दूसरी सुर्खी शेयर मार्केट से है। आज योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की ओर से प्रमोटेड रुचि सोया इंडस्ट्रीज के शेयरों की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के तहत शानदार लिस्टिंग हुई। बाबा रामदेव ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में घंटी बजाकर रुचि सोया के शेयरों की लिस्टिंग की शुरुआत की। एफपीओ की लिस्टिंग के बाद शुरुआती कारोबार में रुचि सोया के शेयर 8% से ज्यादा उछल गए। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ₹2 फेस वैल्यू वाले करीब 6,61,00,000 इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है। एफपीओ के तहत एक शेयर का मूल्य ₹650 तक किया गया था। हालांकि एफपीओ के प्रचार में एक मैसेज के सर्कुलर होने और सेबी की सख्त कार्रवाई के चलते ये विवादों में भी रहा, लेकिन आखिरकार आज की लिस्टिंग से रुचि सोया के इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली होगी। आज वैसे भी शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा और पॉलिसी रेट पर आरबीआई का रुख जानने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% उछाल दर्ज हुई। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने सभी अटकलों और आशंकाओं को विराम देते हुए पॉलिसी रेट्स में कोई इजाफा नहीं किया। रेपो रेट पहले की तरह 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। आपको यह भी बताते चलें कि रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। जब उन्हें लोन महंगा मिलेगा तो जाहिर है वो आपको भी महंगा लोन ही देंगे। तो मोटे तौर पर ये समझिए कि रेपो रेट नहीं बढ़ने से फिलहाल आपके होम लोन्स, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन की किश्तें महंगी नहीं होने जा रही। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि बैंक में जमा आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं बढ़ने जा रहा, यानी वहां आपको रिटर्न मौजूदा दर पर ही मिलता रहेगा। कमेटी ने आखिरी बार पॉलिसी रेट्स में कटौती मई 2020 में की थी। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन से धराशायी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए फरवरी 2019 से लेकर मई 2020 तक आरबीआई ने रेपो रेट में 2.50% की कटौती की थी। रेट घटने या बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिश्ता है, इसे भी मोटे तौर पर समझते चलिए। जब ब्याज दरें घटती हैं तब ज्यादा लोन लिए जाते हैं, यानी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा पैसा आता है, इससे डिमांड बढ़ती है, फिर इकोनॉमिक गतिविधियां तेज होती हैं और आप कह सकते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ती है। खैर, आज का आरबीआई का फैसला आपको देखने में सुस्त नजर आ रहा होगा। आप मानकर चल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी दरें नहीं बढ़ना भी आज की डेट में एक आक्रामक फैसला माना जा रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई को काबू करने के मकसद से वहां के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले महीने ही ऐतिहासिक बढ़ोतरी की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने तो एक दिन पहले ही बेंचमार्क ब्याज दरों में एक झटके में ही रिकॉर्ड 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करते हुए पॉलिसी रेट्स को 12.25% तक पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि महंगाई तो भारत में भी तेजी से बढ़ रही है, फिर भी आरबीआई ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं कर क्या संकेत दिया है। इस बारे में देखिए हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए, जिस पॉलिसी रेट की आज बढ़ने की उम्मीद थी, जो कि नहीं बढ़ाया गया, वो था रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट हमारे लल्लन टॉप के जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स हैं, जो लोग देखते हैं निरंतर, रिवर्स रेपो रेट होता है जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है। उसकी बढ़ने की उम्मीद थी क्योंकि आरबीआई पिछली मॉनेटरी पॉलिसीज में ये संकेत दे रहा था कि हम अब सिस्टम से लिक्विडिटी को कम करेंगे। तो एक आरबीआई का स्टैंड था। आपने जिन लोगों ने आज मॉनेटरी पॉलिसी सुनी या जो उसके बारे में कहीं जिक्र सुना,
तो वहां पर एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं एकोमोडेटिव स्टैंस। तो वो एकोमोडेटिव स्टैंस ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद उसको थोड़ा मॉडरेट किया जाए। तो आरबीआई गवर्नर साहब और डिप्टी गवर्नर साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किया। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी संवाददाता के पूछने पे उन्होंने ये बात जिक्र किया कि हम अल्ट्रा एकोमोडेटिव से अब एकोमोडेटिव के पास आ गए हैं। तो इसमें हमारे आसान भाषा में समझने वाली ये बात है कि अभी तक पैंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान जो आरबीआई ने निरंतर अपना स्टैंड रखा हुआ था, हम देखें तो 22 मई 2020 के बाद जो ब्याज की दरें हैं उनको छेड़ा नहीं गया। करीब करीब उसके बाद 11 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि हर 2 महीने बाद होती है, साल में करीब करीब 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो 11 मीटिंग से लगातार इसको नहीं बढ़ाया गया है। अब आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि जो आगे आने वाली मीटिंग होगी 2 महीने बाद, जो फिर से मीटिंग होगी, उसमें शायद इस रेट में बदलाव किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में, हम अमेरिका की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हमने पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड का सुना, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। हमने अमेरिकन फेड ने देखा कि ये घोषणा करी कि 25 बेसिस पॉइंट हम अगले 2 साल तक थोड़े थोड़े दिन बाद बढ़ाते रहेंगे। यहां तक संकेत दिए कि हो सकता है हम 0.5% भी बढ़ाएं। हालांकि लोगों को समझने वाली बात है कि ये सुनने में 0.25 लगे, 0.5, पर इसका इम्पैक्ट, इसका असर बहुत बड़ा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था पे। तो जब सारी जगह रेट बढ़ रहे हैं तो आरबीआई ने अपना ये जो जम जाने वाला स्टांस है क्यों रखा है पिछली 11 बार से या 22 मई 2020 से। आरबीआई गवर्नर साहब ने इस बात पे जिक्र किया कि जैसे ही पैंडेमिक से हम निकले और पैंडेमिक से जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आनी शुरू हुई, उस समय हमने ये देखा कि आरबीआई रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने ये संकेत किया, और मेरा भी एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये मानना है कि ये रशिया और यूक्रेन का संकट पूरी दुनिया पर आ गया। अब चिंता होने लगी इन्फ्लेशन की, कि ये जो महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, वो एकदम से बढ़ने लगी। महंगाई चारों तरफ, हमने देखा पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके कितनी बार पिछले 15 दिनों में वो बढ़ाया गया है, और इस समय 10 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है पेट्रोल और डीजल की कीमत, जब से वो इलेक्शन के दौरान जम गई थी। उसके हम आगे की पीरियड को देखें तो इन्फ्लेशन का डर सताने लगा। तो आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने ये क्लेरिफाई किया है कि अब हमारा ध्यान ग्रोथ से हटके इन्फ्लेशन पर आ गया है। 3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया। एक जिक्र किया उन्होंने इन्फ्लेशन का, दूसरे नंबर पे जिक्र किया उन्होंने ग्रोथ का, और तीसरे नंबर पे जिक्र किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। ये 3 चीजें इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में उन्होंने अब अपनी प्रायोरिटी बताई है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का अनुमान है वो 5.7% का इस साल रहेगा। अब मुझे ये लगता है कि ये जो अनुमान दिया गया है, ये अनुमान बहुत कंजर्वेटिव है। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस $100 रहेगी, परंतु हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस निरंतर एक रबड़ की गेंद की तरह ऊपर नीचे जा रही है। जहां एक दफे $140 टच कर गई थी, फिर 110, 120, 125, फिर 105, फिर 110। हम देख रहे हैं कि निरंतर उसमें उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं, वो आ रही है। तो आज की दर जो है वो $100 की है। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने $100 की दर को बेस मानते हुए इन्फ्लेशन का, महंगाई का अनुमान 5.7% लगाया है। मुझे लगता है बहुत कंजर्वेटिव है, दो कारणों से। एक तो ये कि ये जो दर है, ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, ये टिकने यहाँ नहीं वाली है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का जो संकट है वो चल रहा है। रोज नई नई खबरें निकल के आती हैं। अगर किसी दिन आपको न्यूज में रशिया यूक्रेन की खबर नहीं मिलती तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि युद्ध शांत हो गया है, फिर कुछ खबरें आने लगती हैं। तो मुझे लग रहा है जब तक रशिया यूक्रेन का संकट बना हुआ है, ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो महंगाई की दर है 5.7%, ये बहुत कंजर्वेटिव है। ये बहुत मतलब एक सीमित आधार पर फोरकास्ट की गई है। ये इससे ज्यादा भी जा सकती है। और दूसरा कारण मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ सकती है जो आरबीआई के स्टैंड से ज्यादा, वो ये कि आप बाजार में जब सामान खरीदने जा रहे हैं, आम आदमी, आप खाने पीने का सामान खरीदिए, आप ग्रोसरी का सामान कीजिए, आप किचन का कोई और सामान खरीदिए, आप देख रहे हैं कि आपको महंगाई बहुत बढ़ी हुई दिख रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस से ज्यादा महंगाई दिख रही है। मतलब क्रूड ऑयल की प्राइस के कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से जो महंगाई होनी चाहिए, असल में जमीनी तौर पर वो महंगाई उससे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है 5.7% जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने इन्फ्लेशन का अनुमान दिया है वो बहुत कंजर्वेटिव है। ये उससे ज्यादा जा सकता है, पहली बात।
दूसरी बात, उन्होंने जो जीडीपी की ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो कि 7.8% की प्रोजेक्शन की गई थी, उन्होंने उसको भी घटा के 7.2% कर दिया। और वित्त मंत्री महोदया जो है, उन्होंने भी अभी 1-2 दिन पहले ये बात बोली, आज आरबीआई गवर्नर ये बात बोली। तो मैं समझता हूं सरकारी नुमाइंदों के मुख से ये बात आनी हमारे सबके लिए चेतावनी है कि जो रशिया यूक्रेन का संकट है, ये सप्लाई चेन की दिक्कतें खड़ी कर रहा है, ये क्रूड ऑयल की दिक्कतें खड़ी कर रहा है, ये जो सैंक्शंस लग रही हैं इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो विकास दर है, ये उस पर सीधा सीधा असर डालने वाला, हमारी ही क्यों, पूरे विश्व की विकास दर पे ये असर डालने वाला है। तो मुझे लग रहा है आज की जो कमेंट्री है रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की, वो कमेंट्री बहुत ध्यान से सुनने वाली है। ये आंकड़े तो सुनने वाले हैं ही हैं, पर जो कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिन हमारे लिए कठिन हो सकते हैं, क्योंकि सरकार अंदेशा जता रही है कि क्रूड ऑयल की प्राइस अगर नहीं संभली, जिस देश का 85% आयात पर निर्भर हो क्रूड, उस देश को वाकई चिंता करनी चाहिए। तो लोगों को थोड़ा कमर कसकर महंगाई के लिए आगे मुझे लग रहा है तैयार रहना चाहिए। आरबीआई कमेटी ने पॉलिसी रेट्स को लेकर अपने रुख को अकोमोडेटिव बताया है। अकोमोडेटिव रुख का मतलब है कि आरबीआई ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने के हक में, यानी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे, लोग ज्यादा लोन लें, डिमांड बढ़ती रहे और जीडीपी ग्रोथ को ताकत मिले। यानी आरबीआई महंगाई पर ग्रोथ को तरजीह देना चाहता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर का तो कुछ और ही कहना है। शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि आरबीआई भी महंगाई को लेकर चिंतित है और ग्रोथ के मुकाबले महंगाई काबू करने पर उसका भी जोर है। ये कैसे संभव होगा, इसके लिए एक कदम जरूर उठाया गया है। आज मॉनेटरी कमेटी ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ कॉरिडोर को बढ़ाकर 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.50% कर दिया है। अब ये कोरोना वायरस संक्रमण के पहले के लेवल पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए भी सिस्टम से लिक्विडिटी सोखने में मदद मिलेगी। यानी धीरे धीरे ही सही महंगाई घटाने के लिए बाजार में नकदी कम करने की कवायद यहां भी शुरू हो गई है। ये देखना होगा कि 6% से ऊपर चली आ रही रिटेल महंगाई से आरबीआई कैसे निपटता है। एक बार फिर हमने रुख किया एक्सपर्ट का और जानने की कोशिश की कि आज के फैसले का आम आदमी पर क्या और कैसे असर होगा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, देखिए, जब आम आदमी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, जब ये टर्मिनोलॉजी सुनता है तो आम आदमी सीधा एक सोचता है भाई ये तो बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, हमारे ऊपर पता नहीं इसका क्या असर होगा। तो हम आसान भाषा में आपको बता देते हैं कि ये देखिए, पहली बात तो आपकी जो ईएमआई की किस्तें हैं, आपके मकान की, आपके कार की, आपने और किसी चीज पे अगर लोन ले रखा है तो आपकी ईएमआई की किस्त घटने या बढ़ने नहीं वाली है, पहली बात। दूसरा, आपने बैंकों में जो डिपॉजिट कर रखा है, आपने बैंकों में मान लीजिए एफडी कर रखी है, कोई रेकरिंग डिपॉजिट खोल रखा है, और मैं देखता हूं भारत में करीब करीब हर हाउस होल्ड का बैंक में सेविंग्स अकाउंट या एफडी जरूर ही होता है, तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ बैंक आगे बढ़कर अपने रेट्स में थोड़ा सा फ्रीडम होता है बैंकों को, वो आगे बढ़ के उसमें कुछ छेड़ाखानी कर दे तो अलग बात है, पर कुल मिला के आपको डिपॉजिट्स पे, तो इसका मतलब आपके डिपॉजिट्स पे जो ब्याज आ रहा था वो वही आता रहेगा। जो ईएमआई आप दे रहे थे वो ईएमआई भी उतनी ही जाती रहेगी जितनी जा रही है। दूसरा देखने वाली बात यह है कि आपकी जो कुल सेविंग्स है, जो कुल मिला के आपको बचत होती है, वो बचत आपकी जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम ग्रोथ का अनुमान कम करते हैं, अगर हम आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि 7.8 से घट के ये 7.2 का अनुमान अब है, तो ग्रोथ का कम होने का मतलब यह है कि आपकी जो आमदनी है वो हो सकता है उस रफ्तार से ना बढ़े जिस रफ्तार से आपने उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। और हालांकि हम तो चाहेंगे कि जिसकी सैलरी इंक्रीमेंट होनी है वो जरूर हो, बढ़ चढ़ के हो, जिसकी कमाई होनी है ज्यादा हो, पर कुल मिला के अर्थव्यवस्था में कमाई घटने का चांस है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इस टाइम 6% से भी ज्यादा है, और आपकी आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिला के आपकी सेविंग्स, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल शायद थोड़ी पहले के मुकाबले कम हो। तो ये सीधा सीधा अगर हम आम आदमी, बाकी सबसे बड़ा जो आम आदमी पे असर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आप जब सामान खरीदने दुकानों पर जाएंगे, और मैं एक सलाह आज इस खर्चा पानी के माध्यम से देना चाहूंगा सबको, जो कि सबके काम की होगी, कि जब भी आप किसी दुकान पर किसी भी रिटेलर के पास सामान खरीदने जा रहे हैं, तो जब आप जाके सामान मांगते हैं और वो आपको महंगा दिखता है, तो आपका पहला सवाल होता है कि भैया ये महंगा हो गया। तो उसका जवाब होता है क्या करें जी, महंगाई सब जगह बढ़ गई है, आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, या वो ये कहेगा पीछे से ही महंगा आ रहा है। तो इस तरीके के जब जवाब होते हैं, मुझे लग रहा है आम आदमी को थोड़ा जागरूक होकर
और ये सवाल उठाना चाहिए दुकानदार को, होलसेलर को, जहां भी उसकी पहुंच है, कि क्या वाकई में इतनी महंगाई है। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि लोग इस मौके का फायदा उठाकर या तो कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं, किसी सामान की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपने पास पड़े हुए सामान को जो कि सस्ती दरों पे आया था उसको वो मौके का फायदा उठा के महंगी दरों पर बेच रहे हैं, जबकि उनकी कॉस्ट उसमें ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूं अगर आम आदमी, हमारे लल्लन टॉप के जितने भी फॉलोअर्स हैं बहुत जागरूक हैं, अगर वो जाके दुकानदार को ये सवाल करते हैं कि आप साहब आपको महंगा आया है, इतना महंगाई हमें तो नहीं लग रहा कितनी महंगाई, अगर डीजल की प्राइस 10 रुपए बढ़ गई है पर आपने तो सामान की कीमत 20-30 रुपए बढ़ा दी है, जबकि उसका असर हर $10 बढ़ने पे रिटेल इन्फ्लेशन 20 या 30 बेसिस पॉइंट बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है आम आदमी को जागरूक होकर और आंख बंद कर कर इस महंगाई के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, एक दफे सवाल जरूर करना चाहिए। तो मुझे लगता है जब 10 लोग दुकानदार से बार बार सवाल करेंगे तो दुकानदार को अंदर से गिल्ट महसूस होगा, उस रिटेलर को गिल्ट महसूस होगा कि मैं वाकई ही मौके का फायदा उठाकर नाजायज प्राइस पे सामान दे रहा हूं। और दूसरा, सरकार को जमाखोरों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, सप्लाई चेन को मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि आम आदमी पर इसका कम से कम असर हो। आरबीआई के फैसले के साथ ही आपके लिए दूर देश अमेरिका में कल हुआ एक फैसला भी जानना जरूरी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला तो शुरू कर ही दिया है। एक अन्य फैसले में भी वहां की पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपने असेट्स तेजी से बेचेगा, अपनी बैलेंस शीट घटाएगा और मार्केट में लिक्विडिटी सोखने की प्रक्रिया तेज होगी। हम इस फैसले का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के आरबीआई के फैसले के बाद ये और अहम हो जाता है। एक तरफ अमेरिका में लिक्विडिटी टाइट होगी, यानी डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। ऐसे में भारत में ब्याज दरों को बहुत दिन तक मौजूदा स्तरों पर कायम रखना संभव नहीं हो सकेगा। इसका हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और करंट अकाउंट पर तो बुरा असर होगा ही, महंगाई को लेकर भी दोहरी चुनौती पेश आएगी। देखिए एक्सपर्ट ने इस बारे में क्या कहा। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब 24-25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। और अमेरिकन फेड ने ये साफ साफ संकेत दिए हैं कि हम अब जो है अपनी बैलेंस शीट को, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, हम अपनी बैलेंस शीट को छोटा करेंगे, क्योंकि वहां 6-7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में पैंडेमिक के दौरान डाला गया। वो इतना बढ़ गया कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 8% से ज्यादा हो गई। बहुत सारा पैसा कम सामान को चेस कर रहा था, तो अब वो उस लिक्विडिटी को धीरे धीरे करके वापस ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वहां के रेट्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे वहां के रेट्स बढ़ेंगे उनकी बॉन्ड सेलिंग होगी, उससे डॉलर का रेट बढ़ेगा। डॉलर के रेट बढ़ने से दो नुकसान होंगे। हमारा जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का बिल है, वो इंपोर्ट का बिल भी बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि हमारा जो लोड है, फिस्कल लोड, क्रूड ऑयल की वजह से वो और बढ़ने वाला है। और दूसरा ये होगा कि यहां से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा निकालेंगे, जिसका कि शेयर मार्केट पर भी असर दिख सकता है। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स भी आपको थोड़े से पतले होते दिखेंगे। जो हमारे 630 बिलियन थे, आज जो आंकड़ा सामने आया है वो 606 बिलियन के आसपास रह गए। तो हम देख रहे हैं कि पैसा यहां से निरंतर निकाला जा रहा है, क्योंकि उनके अपने देश में अब उनको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए वो पैसा निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है, एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि जो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, मुझे लग रहा है फिलहाल उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मुनाफे के लिए कर रही हैं। अगर उस पर रोक लगेगी तो रुपए पे प्रेशर कम पड़ेगा। 30% बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, उसको कम करने से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फिस्कल राहत, कहीं ना कहीं कीमतों में राहत, कहीं ना कहीं सरकार को एक एल्बो रूम मिल जाएगा इन बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए, जिसकी वजह से महंगाई के पर थोड़ी राहत मिल सके। तो ये था आज का खर्चा पानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ये एपिसोड आपके लिए स्क्रिप्ट किया था हमारे साथी प्रमोद ने। अपने एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बहुत जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी, जिसके बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट, अभी तो हम बहुत कम बता रहे हैं, बहुत कुछ होगा। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।
बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।